तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे वाइपर दी एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन से। तो भाई रैंडी ऑर्टन रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर आते हैं एंड यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कही है। हॉलीवुड में जाने की बात करते हैं, साथ में रिटायरमेंट डेट की बात करते हैं कि कब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिटायर हो सकते हैं, अपने रेसलिंग फ्यूचर की बात करते हैं एंड अपने हेल्थ स्टेटस की बात करते हैं। तो सारी बातें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे स्टेटमेंट इनकी बहुत लंबी थी लेकिन मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में बता दूंगा। अब रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि करेंटली वो काफ़ी अच्छा फील करते हैं। कहते हैं कि एक टाइम आ गया था बीच में जब मैं आरकेओ दे दे के थक गया था, मेरा बैक इनफ हर्ट हो चुका था, तो मुझे जाना पड़ रहा था सर्जरी के लिए एंड देन उसके बाद मैं रिकवर हुआ, टाइम लगा उस चीज़ में एंड अब मैं रसल वगैरह करता हूँ तो मुझे बेटर फील होता है। तो कहते हैं कि पहले से तो काफ़ी बेटर हो चुका हूँ मैं एंड अभी अच्छा लगता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बैक वगैरह में। ऐसा रैंडी ऑर्टन का कहना है कि विंस मैकमैन के कंट्रोल के अंदर जब मैं ये सारी बातें बताता था तो विंस कहते थे कि नेचुरल चीज़ है, वो धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन ट्रिपल एच के रेजमे के अंदर, इस न्यू रेजमे के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है एंड ये लोग सुपरस्टार्स के हेल्थ के ऊपर काफ़ी ध्यान देते हैं। प्रायोरिटी वही होती है एंड ऐसा नहीं है कि भाई आप खटते रहो, आप रेस्ट ले सकते हो, लीव ले सकते हो। तो अगर मैं चाहूँ तो अभी जाके ट्रिपल एच को कह सकता हूँ कि मुझे लीव चाहिए, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो वो सवाल जवाब नहीं होते हैं, लीव मिल जाता है। ऐसा रैंडी ऑर्टन ने कहा कि ये जो न्यू रेजमे है उस हिसाब से बहुत बेटर है। उसके बाद रैंडी ऑर्टन हॉलीवुड की भी बात करते हैं। कहते हैं मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है बिकॉज अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा अभी तो मुझे बिल्कुल स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि उनका कुछ वो है वहाँ पे कि सोर्स पैरवी है, तो उन्हें सब जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए वो समझते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू उनके लिए बेटर है एंड ऑलरेडी भाई वो काफ़ी लॉयल रह चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ। तो हमें मालूम है कि रैंडी ऑर्टन को इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, तो क्यों ही जाना हॉलीवुड में। देन उसके बाद रैंडी ऑर्टन बात करते हैं अपने एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट डेट के बारे में कि कब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अब वो रिटायर हो सकते हैं। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि जब ये मेरी बैक इंजरी नहीं हुई थी, बैक सर्जरी नहीं हुई थी, तो उससे पहले तो मेरा माइंडसेट कुछ और था लेकिन अभी कुछ और है। कहते हैं रैंडी ऑर्टन कि मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट करता हूँ कि 50 साल की एज तक तो मैं जाऊंगा। यानी करेंटली रैंडी ऑर्टन अराउंड 44 साल के हैं, 44 ईयर्स के, अगर मैं गलत नहीं हो तो 6 साल और रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि वो कम्पीट करेंगे। तो ये है रैंडी ऑर्टन की तरफ से एक पॉजिटिव अपडेट। आई मीन भाई 6 साल अच्छा खासा टाइम है। मुझे लग रहा था क्या पता ये अगले साल या उसके अगले साल हो जाए, लेकिन अगर 6 साल रैंडी ऑर्टन प्लान कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ रहना तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि अगर सारी चीज़ें अच्छे जाती है, सब कुछ बेटर जाता है, तो देन वो हाँ 50 साल की एज तक रसल करेंगे एंड देन वो शायद रिटायर हो जाएंगे, ये ऑर्टन ने कहा है। तो अभी के हिसाब से भाई अगर सही मैच होने वाला है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ऑस्टिन थ्योरी एंड रैंडी ऑर्टन दोनों को लेकर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रैंडी ऑर्टन ने भाई इस इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है, बहुत सारे लोगों को अप्रिसिएट भी करा है। तो उनमें से एक थे ऑस्टिन थ्योरी एंड ऑस्टिन थ्योरी जो कि एक फ्यूचर टैलेंट है डब्ल्यूडब्ल्यू के, उनको अप्रिसिएट करते हैं रैंडी ऑर्टन एंड कहते हैं माई आइज आर ऑन ऑस्टिन थ्योरी नॉट ओनली फ्रॉम अ टैलेंट स्टैंड पॉइंट, ही इज गॉट अ ग्रेट लुक, ही इज गॉटन बेटर ऑन द माइक, द मोर अपॉर्चुनिटीज ही हैज़ द मोर ही विल थ्राइव। I've talked to the guy, he's on a level when I was his age, he's nothing like that, he's way more mature, he's got the world by its balls। तो कहना है रैंडी ऑर्टन का कि उन्हें ना ऑस्टिन थ्योरी के अंदर एक वो फ्यूचर सुपरस्टार दिखता है जो कि कंपनी को कैरी कर सकता है। कहते हैं कि ये सिर्फ मैं टैलेंट स्टैंड पॉइंट से बात नहीं कर रहा हूँ, ये उसके लुक से दिखता है, वो माइक पे भी बेटर हो चुका है, उसे जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वो और ज़्यादा वो भरते जाएगा। कहते हैं कि मैंने उससे बात भी करी है, उससे बातचीत भी हुई है मेरी, एंड जब मैं उसकी एज का था तो भाई मैं काफ़ी इमेच्योर था एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योर लगता है। सो आई थिंक कि फ्यूचर अच्छा है ऑस्टिन थ्योरी का, ऐसा कुछ कहना है रैंडी ऑर्टन का। तो भाई एक और चीज़ है, रैंडी ऑर्टन ने भाई बहुत टाइम पहले प्रेडिक्ट करा था कि कोडी रोड्स फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन है डब्ल्यूडब्ल्यू के एंड बने भी वो, मैंने आपको कल परसों में दिखाया। एंड अभी भाई वो ऑस्टिन थ्योरी के लिए ये बोल्ड प्रेडिक्शन करते हैं कि वो एक टाइम पे भाई कंपनी को कैरी भी कर सकते हैं। तो अभी के हिसाब से भाई देखना होगा बिकॉज रैंडी ऑर्टन वेटरन है, लेजेंड किलर से लेजेंड बन चुके हैं। तो एक्सपीरियंस की तो भाई बात ही मत करो, आपको भी मालूम है कितना है कितना नहीं है। तो रैंडी ऑर्टन जरूर कुछ ना कुछ देखा है ऑस्टिन थ्योरी के अंदर एंड ये काफ़ी पॉजिटिव अप्रिसिएशन प्रेज है ऑस्टिन थ्योरी के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जे उसो को लेके। एंड भाई ये काफ़ी स्टूपिड लगेगा शायद आपको भी सुन के कि जे उसो को भी लोग हेट करने लगे हैं। पता नहीं क्या है, क्यों ऐसा होता है, मुझे समझ नहीं आता है कि थोड़े टाइम तक हाइप बनती है कि अरे जे उसो, उसके बाद जे उसो कहाँ किधर पता नहीं चलता है। तो जे उसो को लोग हेट करने लगे। अभी क्यों मैं आपको बता दूँ, कल मैंने आपको बताया शायद ये कि या फिर आज सुबह वाली वीडियो में बताया कि इलिया ड्रैगन जे उसो का मैच होगा अभी आगे किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर एंड फैंस ना बढ़ चुके हैं।
आधे आधे, कुछ लोग कह रहे हैं कि जे ऊसो जीतना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि इलिया ड्रैगनो जीतना चाहिए, बिकॉज कुछ लोगों के लिए ना ये बिलीवेबल ही नहीं है कि इलिया ड्रैगनो जे ऊसो से हार जाएंगे, जो कि सिर्फ सुपर किक पे अपने मैचेस बिताते हैं, उनसे इलिया ड्रैगनो कैसे हार जाएंगे। तो कुछ लोगों के लिए ये बिलीवेबल नहीं है कि जे ऊसो भाई इतना अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यू को प्रॉफिट करा रहे हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू उनको इलिया ड्रैगनो से कैसे हरा देगी। तो ऐसे में यहाँ से जो डिवीजन चालू हुआ ना फैंस का, ये आगे बढ़ते जा रहा है एंड इसकी वजह से जे ऊसो को हेट मिलने लगा है। अब अगर आप ट्विटर पे होगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, ये पैटर्न पता होगा कि अगर आप ज़्यादा हाई फ्लाइंग सुपरस्टार हो, अगर आप इधर उधर उछल कूद के मूव्स ज़्यादा लगाते हो तो आपकी ना थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है, आप रेसलर हो जाते हो। लेकिन अगर कोई है जो एक ही मूव रिपीटेडली मारता है, लाइक जे उसको सुपर किक मारते हैं, भले वो अच्छे प्रोमोज दें, भले वो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए प्रॉफिटेबल हो, वो मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा कि आप उछल कूद कर सकते हो या फिर नहीं। अगर आप बंदर की तरह इधर उधर उछल कूद कर सकते हो तो देन आपकी इज्जत है, आप रेसलर हो। तो अब ना ये जो इलिया ड्रैगुनोव के फैंस हैं वो जे ऊसो को हेट करने पे बढ़ चुके हैं। पहले अपने सुपरस्टार को सपोर्ट करने से अब जे ऊसो को हेट करने लगे कि अरे इसमें है क्या, क्या है ये, आता है कूद फान करता है, उसके बाद प्रोमो काटता है चला जाता है, यीट यीट करता है, क्या ईट हो गया, बात खत्म। तो ये ना आप जे ऊसो के ऊपर भी बैकफायर करना चालू कर चुके हैं फैंस। हालांकि ये काफ़ी माइनॉरिटी में फैंस है, मेजॉरिटी तो हमने देखा फ्रांस में क्या हुआ, कैसी एंट्रेंस थी। लेकिन अभी यूएस के फैंस का आपको मालूम है भाई इनका क्या माइंड सेट है क्या नहीं। तो अभी के हिसाब से ये कुछ है जे ऊसो को लेकर अपडेट। इसके बारे में आप क्या सोचते हो कॉमेंट करके बताना। मैं तो बस इतना ही कहूँगा वापस से कि इसलिए मैं कहता हूँ कि अमेरिकन्स के ओपिनियंस को ना अपने ओपिनियन मत बनाना, वो कुछ भी बोलते हैं एंड वो 2 महीने बाद खुद पे के ऊपर भी टर्न कर जाएंगे। तो इसलिए उन पे बिलीव करना मतलब खुद के साथ धोखेधड़ी करने वाला सीन है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि क्लैश ऑफ द कैसल 2024 के टिकट सेल्स को लेकर। तो भाई टिकट्स के क्या हालात चल रहे हैं मैं आपको बता दूं। ग्लासगो से होने वाला है ओवो हाइड्रो एरेना से एंड करंट जो सेटअप कैपेसिटी है वो 11,119 की, जिसमें से कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 9,809 टिकट्स, यानी कि अवेलेबल टिकट्स है 1,310, यानी कि 1,310 टिकट्स बचे हुए हैं। अभी के हिसाब से अच्छी खासी बिक्री हो गई है। तो ये अगले महीने होने वाला है क्लैश ऑफ द कैसल, उस हिसाब से भाई आई थिंक सही सेल्स है एंड ये बिल्कुल सोल्ड आउट इवेंट जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस को लेकर। तो भाई हमने सुना था रेसलमेनिया के बाद जब रोमन ने स्टील चेयर से अटैक करा सेथ रॉलिंस के ऊपर कि आगे जाके इनका मैच होगा सिंगल्स मैच, प्रोबेबली या तो समरस्लैम में होगा, नहीं तो अगर कोडी वर्सेस रॉक होता है अगले साल रेसलमेनिया में तो देन रोमन वर्सेस रॉलिंस होगा देन रेसलमेनिया में। अब ऐसे में भाई ये चीज़ अब नहीं लगता कि होने वाली है। अब रोमन वर्सेस रॉलिंस का मैच अनलाइकली दिखता है। क्यों? क्योंकि भाई इसके पीछे का सिंपल रीज़न है कि अब रोमन रेंस बहुत मुश्किल ही है कि वो हील बन के वापस आएंगे। तो अब रोमन आएंगे फेस बन के, रॉलिंस भी आएंगे फेस बन के, तो ये मैच तो वैसे भी सूट नहीं करेगा। दूसरा कि दोनों का शेड्यूल काफ़ी टाइट है। रॉलिंस आएंगे तो ड्रू मैकिंटायर परे हुए हैं ऑलरेडी, साथ में सीएम पंक भी है, तो इनकी एक हो सकती है भाई की ट्रायलॉजी चलेगी। हो सकता है सेथ रॉलिंस एक बार ड्रू को वापस से फेस करे, हो सकता है ट्रिपल थ्रेट मैच हो, रॉलिंस वर्सेस ड्रू वर्सेस पंक एंड देन सीएम पंक वर्सेस रॉलिंस हैं ही। दूसरा कि रोमन का भी शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाला है। रोमन रेंस जाएंगे भाई अपने ब्लड लाइन वाले स्टोरी में एंड वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अनफोल्ड होगी, तो टाइम किसी के पास नहीं है। दूसरा कि दोनों फेस होने वाले, तो इसीलिए शायद वो जो अपडेट थी उस टाइम पे अब वो सेंस नहीं बनाती है। तो अब प्रोबेबली भाई हमें रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस इस साल या अगले साल रेसलमेनिया में नहीं देखने को मिलेगा। इस वीडियो के लिए गाइस बस ये कुछ अपडेट्स थे। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।